हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेट वेल। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। बगल में एक बेल आइकन है, उसे आप प्रेस कर लीजिए। इससे आपको आने वाले जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है एजुकेट वेल ऑफिशियल। तो एक टेलीग्राम इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे चैनल पे हम लोग इम्पॉर्टेंट पीडीएफ्स अपडेट्स दे देते हैं। मैं कुछ नोट्स भी शेयर करूँगा, टेस्ट असाइनमेंट्स भी होंगे वहाँ पे, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा। ये इसका लिंक यहाँ दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेट वेल। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रुप 18 एलिमेंट्स। ये जब हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले मैं बता दूं, इस लेक्चर को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, जिससे आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इससे आपको मतलब नोटिफिकेशंस आएंगे। और लाइक कर दीजिए वीडियो को, या फिर देखने के बाद कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आएगा तो। और हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रुप 18 एलिमेंट्स का क्वेश्चन सेशन। तो इसमें रूल क्या है, रूल मैं बता देता हूँ पहले आपको। जैसे ही आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपको वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, पॉज एंड सॉल्व। अगर आपने सही किया तो आपको +1 मिलेगा, गलत किया तो आपको 0 मिलेगा। ठीक है, तो इस बेसिस पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और आप लोग मुझे अपने मार्क्स लास्ट में बताइएगा। और मुझे ये भी बताइएगा, या फिर आप लोग एक OMR शीट आप लोग को CBSE ने निकाल दी, तो OMR शीट में प्रैक्टिस कीजिएगा। और उस OMR शीट का पिक मुझे आप इसमें टेलीग्राम ऐप पे भेज सकते हैं। ठीक, मेरा टेलीग्राम ID डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, उसमें आप मुझे वो दे सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग सिंगल करेक्ट चॉइस टाइप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसका होगा, हीलियम, नियॉन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन। तो देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी उसका ज़्यादा होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना हाइड्रोजन से तो मुश्किल है, चलिए फिर फ्लोरीन से मुश्किल है, नियॉन से। तो ये हीलियम से सबसे ज़्यादा मुश्किल है इलेक्ट्रॉन निकालना, क्योंकि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2, है ना, नोबल गैस भी है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने का कन्फिग्रेशन बन जाएगा 1s1, जो हाइड्रोजन का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हाइड्रोजन का हो जाएगा, कोर तो हीलियम का ही रहेगा उसमें, तो He+ बन जाएगा। उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बाहर का 1s1 रहेगा। तो इसका हम लोग का है ना हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होता है इन सब में से। ठीक, इनफैक्ट पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाई इसी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द मोस्ट अबंडेंट इनर्ट गैस एलिमेंट इज। तो हम लोग ने थ्योरी लेक्चर में पढ़ा था कि आपका जो आर्गन होता है जिसका एटॉमिक नंबर 18 होता है और ग्रुप नंबर भी 18 ही है। ठीक है, तो आर्गन जो AR का सिंबल होता है, इसका जो ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट है। ये करीब 0.93% होता है बाय वॉल्यूम इन आवर एटमॉस्फेयर। अब ये डेटा मैंने कहाँ बताया था, तो मैंने कल ही मतलब लास्ट डे जब मैंने वीडियो बनाया था तब मैंने इसका एक प्रैक्टिस थ्योरी सेशन किया था। उस थ्योरी लेक्चर को आप देखिएगा, प्लेलिस्ट में एडेड है, प्लेलिस्ट सर्च करके देख लीजिए, एजुकेट वेल नाम आगे लगा लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आर्गन जो होता है आपको 0.93% बाई वॉल्यूम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्गन। आर्गन सबसे ज़्यादा होता है और ये सब ट्रेसेस में होता है, मतलब 10⁻³ 10⁻⁴ इतना कम होता है ये सब, है ना, और आर्गन इतना ज़्यादा होता है। तो आर्गन सबसे ज़्यादा अबंडेंट इनर्ट गैस एलिमेंट होता है। ठीक है, अगर थर्ड क्वेश्चन पे आ गए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज यूज्ड इन क्रायोस्कोपिक स्टडी फॉर सुपर कंडक्टिविटी। क्रायोस्कोपिक स्टडी मतलब जो लो टेम्परेचर हम लोग को क्रिएट करना होता है जिसमें, तो लो टेम्परेचर पे अगर हम लोग को क्रिएट करना है, तो लो टेम्परेचर हम लोग जानते हैं सबसे लोएस्ट किससे हो सकता है। मैंने कल आपको उसी लेक्चर जिस लेक्चर की बात कर रहा हूँ, मैं एक काम करूँगा उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। ठीक है, उससे आप देख सकते हैं।
जो हीलियम होता है उसका जो आपका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है वो 4 डिग्री ज़्यादा होता है, अप्रॉक्स 4 डिग्री ज़्यादा होता है देन एब्सोल्यूट ज़ीरो से। तो ये बहुत ही कम टेम्परेचर अचीव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अभी तक जितना भी लोएस्ट अचीव किया गया है हम लोग का टेम्परेचर लोएस्ट अचीव किया गया है वो हम लोग हीलियम के थ्रू ही अचीव कर पाए हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो से 4 डिग्री ज़्यादा। ठीक है, अब ये डिग्री आप सेल्सियस में भी ले सकते हैं, केल्विन में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो उसको आप उसी यूनिट में सब केल्विन में तो 4 केल्विन ज़्यादा है इससे। अगर आप -273.15 कर लेंगे तो उससे 4 डिग्री ज़्यादा, क्योंकि ग्रेजुएशन से मतलब चेंज इन डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू चेंज इन केल्विन, है ना। चेंज तो सेम होता है दोनों में, क्योंकि ग्रेजुएशन दोनों के बराबर होते हैं इसीलिए। ठीक है, तो इतने डिटेल में ये नहीं। तो अब ये समझ लीजिए कि लो टेम्परेचर अचीव करने के लिए हीलियम का यूज़ करते हैं। हमने उस लेक्चर में भी देखा था, लिक्विड हीलियम हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। व्हेन XeO3 रिएक्ट्स विद XeOF4 द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। तो देखिए यहाँ पे 4th क्वेश्चन छूट गया था ना। हाँ, 4th क्वेश्चन देखते हैं पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डज नॉट इंक्रीज फ्रॉम हीलियम टू जेनॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन। डाउन द ग्रुप कौन सा प्रॉपर्टी इंक्रीज नहीं होता है, डज नॉट इंक्रीज। बॉइलिंग पॉइंट तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, क्योंकि वॉन डर वाल फोर्सेज डाउन द ग्रुप बढ़ने लगता है एटॉमिक वेट बढ़ने से, तो बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज होता है। तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि डज नॉट इंक्रीज पूछा है। एटॉमिक रेडियस भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन थ्रू ग्लास से रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है आपका, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है आपको पता होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रूट ऑफ मोलर मास। ये आपने ग्राहम्स लॉ में पढ़ा होगा। तो जब आपका मास बढ़ेगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन घट जाएगा, है ना। ग्राहम्स लॉ ये हमने पढ़ा था क्लास 11th स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में। तो इसका मतलब यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये इंक्रीज नहीं करते, डिक्रीज करते हैं, है ना। तो ये बेसिकली क्वेश्चन था फ्रॉम स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर उसका कॉन्सेप्ट आपको आता है तो आप तुरंत कर लेंगे इसको। इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी इसमें रखे हैं ताकि आप लोग पुराने चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो जाएं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन 5 बोलता है व्हेन XeO3 रिएक्ट्स विद XeOF4 द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया वीडियो में। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किया, तो मैं एक बार आपको हिंट दे देता हूँ, फिर आप पॉज करके ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे ये एज अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट एक्ट करेगा। ठीक है, फ्लोरिनेटिंग एजेंट क्या होते हैं, जो फ्लोरीन प्रोवाइड करते हैं। और आपको मैंने एक और चीज़ बताया था वीडियो में, वो भी मैं हिंट के तौर पे आप लोगों को देता हूँ। एक ऑक्सीजन रिप्लेस होगा 2 फ्लोरीन। ठीक है, और ये बहुत ही माइल्ड फ्लोरिनेटिंग एजेंट होता है, क्योंकि ये भी तो खुद जेनन का ही ऑक्सीफ्लोराइड है ना। तो ये बहुत ही माइल्ड फ्लोरिनेटिंग एजेंट होता है, तो ये एक ही फ्लोरीन प्रोवाइड करेगा। आप तो आप प्रोडक्ट बना सकते हैं इतना हिंट के बाद में। वैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इतना हिंट दिया रहेगा नहीं। तो फ्लोरिनेटिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट मुझे रिवाइज करवाना था, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन डाला था। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे आपका, ये देखिए यहाँ पे और आपका ये XeO3 और XeOF4 है। यहाँ से फ्लोराइड आयंस एक जाएगा और ये रिप्लेस कर देगा ऑक्सीजन को। तो यहाँ बन जाएगा, एक ऑक्सीजन हटा दीजिए वहाँ से और उस एक ऑक्सीजन की जगह आप 2 फ्लोरीन लगा दीजिए। ठीक है, और क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से, तो फ्लोरीन को हम लोग आगे रख देते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे फ्लोरीन आपका आगे रख जाता है। हाँ, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन आपका 2 फ्लोरीन से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, 1 ऑक्सीजन विल बी रिप्लेस्ड बाई 2 फ्लोरीन्स और ये आपका कंपाउंड बन जाता है। क्योंकि अब मैंने इसमें हिंट दे दिया था आपको, इसलिए आपके लिए ईजी हो गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में। फ्लोरिनेटिंग एजेंट के बेसिस पे जो क्वेश्चन मैंने करवाए थे थ्योरी में, जो NCERT में, वो बेसिक आएंगे आपके। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा XeO2F2। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए अब हम लोग जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यहाँ इसमें क्या होता है, 1 क्वेश्चन का 1 और मोर ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं इसमें हम लोग का, है ना। तो 100 रुपये से कम यहाँ भी नहीं वहाँ भी नहीं। ठीक है, तो रुकिए हम लोग थोड़ा देर में से स्टार्ट करते हैं। वहाँ भी 100 रुपये 120 रुपये किलो। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव ऑन करते हैं।
क्वेश्चन 5 है व्हेन XeO3 रिएक्ट्स विद XeOF4 द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। इसका रिएक्शन किस तरह करवाना है, देखिए आपके पास XeO3 है और XeOF4 है, तो ये रिएक्शन एग्जैक्टली मैंने आप लोगों को थ्योरी क्लास में नहीं करवाया है, एक एग्जाम्पल है इस टाइप का, फ्लोरिनेटिंग एजेंट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो ये क्या करता है, ये एक फ्लोराइड आयन लूज करता है और एक ट्रिक्स के तौर पे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एक ऑक्सीजन जाएगा तो 2 फ्लोरीन आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन बाईवैलेंट होता है और फ्लोरीन मोनोवैलेंट होता है ना। तो अगर दो मतलब एक ऑक्सीजन जाएगा तो 2 बॉन्ड हटेगा तो उसकी जगह 2 फ्लोरीन आएगा, ताकि 2 बॉन्ड रिटेन रहे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिटेन रहे, इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, एक ऑक्सीजन हटा के 2 फ्लोरीन लगाना है। अब किस में हटेगा ऑक्सीजन, तो मैं आपको बता देता हूँ इतना चीज़, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किया था क्लास में, जिसमें आपको थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है। ये वाला जो एटम है ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से 1 ये बहुत ही वीक फ्लोराइड, क्योंकि ये भी तो जेनन का ही कंपाउंड है ना, जेनन का ही ऑक्सीफ्लोराइड, ये तो थोड़ा स्टेबल होता है ना, तो फिर ये भी बहुत मतलब वीक फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, तो 1 फ्लोरीन देगा ये, ठीक है। आपको स्टोक्योमेट्रिकली ये 1 फ्लोरीन देगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली XeO3 के साथ में XeOF4 का रिएक्शन जब करवाएंगे तो इससे एक फ्लोरीन मतलब इससे एक ऑक्सीजन निकाल के उसके बदले जितना भी फ्लोरीन चाहिए वो दे देंगे। मतलब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन तो बचा रहेगा और एक ऑक्सीजन की जगह पे हम लोग 2 फ्लोरीन लगा देंगे। मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पे इसमें हम लोग को फ्लोरीन ऐड करना था, ठीक है। तो हम लोग को XeO2O इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग तोड़ के, मतलब ऐसा ये लिखते नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है ये पे, लेकिन समझने के लिए ये और ये इस तरह से लिख दिया, और एक ऑक्सीजन को मैंने 2 फ्लोरीन से रिप्लेस कर दिया। इसको ऑक्सीफ्लोराइड क्यों लिखा, फ्लोरीन ऑक्साइड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आप लोग जानते हैं हम लोग ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो सबसे लास्ट में लिखा जाता है, उसी के नाम से पूरे कंपाउंड की ये होती है, इसको हम लोग ऑक्सीफ्लोराइड बोलेंगे। लास्ट में फ्लोराइड आ रहा है क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, जैसे सल्फर ऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे ऑक्साइड लास्ट में आता है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप लोग ट्राई करके देखिए। इस क्वेश्चन बेसिकली ये कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा था, यहाँ से हम लोग को 1 ऑक्सीजन रिमूव करना है और उसकी जगह में हम लोग को 2 फ्लोरीन डालना। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे नहीं भी मिला तो आप अपने आप को 0 भी मत दीजिएगा, ये क्वेश्चन 0 ही मार्क्स का था, ठीक है, ऐसा समझ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऑफ ट्रैक था हम लोग के सिलेबस से और उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था, ठीक है। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन में क्या होता है, एक क्वेश्चन का आपका एक से ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। 1 का A भी करेक्ट हो सकता है, AB भी करेक्ट हो सकता है, ABC भी करेक्ट हो सकता है, BC भी करेक्ट, तो जितना भी आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना सकते हैं उतना हो सकता है। चारों भी, ऐसा भी हो सकता है कि ABCD चारों करेक्ट हो, तो इस तरह का आपको कुछ ये होता है, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं समझने के लिए। तो देखते हैं हम लोग इससे सबसे पहले, तो यहाँ पे क्या है, व्हेन लिक्विड हीलियम इज कूल्ड बिलो द लैम्डा पॉइंट टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एब्रप्टली चेंजेस ऑब्जर्व्ड इन द प्रॉपर्टी। तो आपको मैंने कल बताया था कि एक टेम्परेचर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं लैम्डा पॉइंट टेम्परेचर। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो देख लीजिए। मैंने आपको बताया था कि जो हीलियम होता है, हीलियम एक सुपर फ्लूइड की तरह एक्ट करता है लो टेम्परेचर पे। अगर आप इसको लैम्डा पॉइंट टेम्परेचर के बिलो ले गए, लैम्डा पॉइंट टेम्परेचर क्या है मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, अगर आप लैम्डा पॉइंट टेम्परेचर के बिलो टेम्परेचर कर देते हैं तो हीलियम एज अ सुपर फ्लूइड बिहेव करने लगेगा। ये बहुत ही न्यू स्टेट ऑफ मैटर, इसके ऊपर डिस्कवरीज चल ही रही है, तो ये उतना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज चेंजेस ऑब्जर्व किया जाता है, क्यों किया जाता है, इस पर रिसर्च चल रहा है, क्या क्या किया जाता है वो भी हम लोग को ऑब्जर्वेशन के थ्रू पता चल चुका है। यहाँ थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है, हाँ सही बात है, थर्मल कंडक्टिविटी भी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्योंकि वो सुपर कंडक्टर बन जाता है। क्या होता है ना कि 4.2 डिग्री के नीचे जो हीलियम होता है, हीलियम वो आपका सुपर कंडक्टर बन जाता है, इसका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, मतलब हिंड्रेंस ऑफर नहीं करता है वो करंट को। तो जितना मतलब रेजिस्टेंस 0 है किसी चीज़ का, है ना, और पोटेंशियल डिफरेंस कुछ मान लीजिए आपने नहीं भी लगाया, V0 आपने लगा के रखा है, तब भी करंट फ्लो हो सकता है इसमें से, है ना। इस तरह से मतलब कि हम लोग करंट फ्लो करवा सकते हैं बिना पोटेंशियल डिफरेंस के। बहुत ही सुपर कंडक्टर फिनोमेना भी रिसर्च चल रहा है और ये लो टेम्परेचर्स पे ऑब्जर्व होता है बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स में, ठीक है। सुपर कंडक्टर बन जाता है, लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस 0 दिखाता है, ये सही बात है आपका। इंक्रीज इन थर्मल कंडक्टिविटी होता है, ये भी सही बात है। और आपको पता होगा कि मर्क्यूरी, अगर आप यहाँ मर्क्यूरी बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, हीलियम अगर आप यहाँ रख देते हैं He हीलियम, तो अगर इसको लैम्डा पॉइंट टेम्परेचर के बिलो ले गए तो सुपर फ्लूइड बन जाता है। तो यहाँ ग्लास से आपका लीक होने लगेगा ये इस तरह से, जबकि ये ग्लास कहीं से ब्रोकन नहीं है। यानी मान लीजिए कोई भी लेबोरेटरी इक्विपमेंट जो रबड़ या कुछ भी, तो वो ब्रोकन नहीं है कहीं से भी, फिर भी उससे लीक हो रहा है हीलियम, तो ये भी एक
बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वांटम फिनोमेना है, सुपर फ्लूइड दिखाता है ये। तो अगर आप चाहें तो इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, है ना। आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज गूगल में आप देख सकते हैं, यूट्यूब में भी इसके ऊपर आपको कुछ वीडियोस मिल जाएंगे कि कैसे हीलियम लीक होता है, तो आप लोग वो सब देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग सिलेबस पे स्टिक रह के इसका विस्कोसिटी 0 बन जाता है, सही बात है। लिक्विड कैन फ्लो अप द साइड्स ऑफ द वेसल, ये भी सही बात है। वेसल के साइड से लिक्विड फ्लो हो जाता है बिना वेसल के टूटे, बिना ब्रोक किए वेसल को आप लिक्विड हीलियम बाहर निकाल सकते हैं। ये कैसे होता है, क्यों होता है, इस पर रिसर्च चल रहे हैं अभी भी, बहुत सारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका A, B, C और D चारों करेक्ट है। तो 1 का आंसर हो जाएगा आपका A, B, C, D। ये बहुत ही रिसर्च बेस्ड टॉपिक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने की बहुत ही कम चांसेस है, इसलिए मैंने इतना डिटेल में नहीं समझाया भी नहीं है, बस बेसिक मैंने आइडिया दे दिया। अगर आपको जानना है तो आप नेट से देख सकते हैं सुपर फ्लूइड क्या होता है, ठीक है। इसका वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे भी। तो हीलियम सुपर फ्लूइड की तरह जब बिहेव करता है तो उसका एक्शन कैसे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू अबाउट XeOF4 मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपको पता होगा इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। पहले हम लोग बेसिक सेंट्रल एटम बॉडी मतलब पहचानते हैं सेंट्रल एटम कौन सा है, उसका हम लोग लूज डॉट स्ट्रक्चर बेसिक ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ठीक है। जीनन है और जीनन के पास 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इस तरह से, ठीक है। अब हम लोग एटम से बॉन्ड बनाते हैं। तो ऑक्सीजन आप जानते हैं बाईवेलेंट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और फ्लोरीन 4 है, तो फ्लोरीन 4 लगा देंगे। फ्लोरीन मोनोवेलेंट होता है, इसीलिए इस तरह से फ्लोरीन को लगाया जाएगा, ठीक है। तो बेसिक इसका ये स्ट्रक्चर नहीं है, हम लोग ऐसे ही बना लेते हैं। अब हम लोग इसको अरेंज करने की कोशिश करेंगे, तो हम लोग कुछ इस तरह से इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आपका अरेंज हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं इस ज्योमेट्री को। तो अगर आप लोन पेयर के साथ वाला देखेंगे तो ये बन जाता है ऑक्टाहेड्रल, और लोन पेयर के बिना वाला जब शेप देखेंगे तो वो बन जाता है आपका ये 4 इधर और 1 इधर। तो ये आपका इस तरह से पिरामिड टाइप का शेप बनता है, पिरामिडल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। स्क्वायर पिरामिडल बोलते हैं इसे, क्योंकि पिरामिडल तो उसको भी बोलते हैं। तो ये स्क्वायर पिरामिडल है, ठीक है। एक यहाँ पे इधर स्क्वायर है और इधर पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिडल शेप है ये, ठीक है। तो पहले आपको रेक्टेंगल जैसा दिख रहा होगा, लेकिन ये स्क्वायर है, क्योंकि फ्लोरीन बॉन्ड सारे इक्वल होते हैं। तो अगर साइड सारे ये इक्वल होंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। ये प्लेनर है नहीं, प्लेनर नहीं है। XeOF4 मॉलिक्यूल जो है आपका ये प्लेनर नहीं है, इसलिए प्लेनर वाला बात तो गलत है। इट हैज़ टोटल ऑफ 15 लोन पेयर्स। लोन पेयर्स पूरे मॉलिक्यूल पे पूछा है, सिर्फ जीनन पे नहीं पूछा है। जीनन पे तो एक लोन पेयर है ही, और पूरे मॉलिक्यूल में तो फ्लोरीन पे भी कुछ लोन पेयर होंगे। इसे हम अच्छा से एक बार फिर से ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो अरेंज कर देता हूँ मैं, देखिए XE, एक ऑक्सीजन ऊपर भी बना सकते हैं, नीचे भी बना सकते हैं, किधर भी। एक लोन पेयर जीनन पे बना देंगे और 4 यहाँ पे फ्लोरीन है, ठीक है। इस तरह से बना रहा हूँ 1 2 3 और 4। और ये फ्लोरीन के पास भी आपके 3 लोन पेयर्स होंगे, क्योंकि ऑक्टेट बना रहा है ना ये भी। 1 2 3 और 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास भी, तो ये ऑक्टेट बना रहा है। इसी तरह से इसके पास भी इसी तरह से होंगे, इसके पास भी। तो आप एक का निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अगर आपको बनाना नहीं है तो। इसका आप निकाल लीजिए, इसका 6 है और इन चारों को मिला कर पेयर पूछ रहा है ना, तो इस पर 3 पेयर है, एक पे 4 फ्लोरीन है एक जैसे, तो 4 इतना इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे आपके पास फ्लोरीन की वजह से, और प्लस एक जीनन पे है 1, ये आपका 13 आ जाएगा। 1 मिनट, ये 3 4 12, हाँ 3 है लोन पेयर इसमें, 4 अच्छा ऑक्सीजन पे भी तो 2 लोन पेयर होगा। ऑक्सीजन पे कैसे हम लोग भूल सकते हैं, देखिए ऑक्सीजन पे भी तो 2 लोन पेयर है यहाँ पे। तो यहाँ पे +2 ऑक्सीजन की तरफ से जो आएगा, 13 + 2 हम लोग का आ जाएगा 15, ठीक है। तो ऑप्शन भी तो करेक्ट ऑप्शन हो गया, 15 लोन पेयर से टोटल। एक बार मैं फिर से लोन पेयर आपको निकाल के दिखा देता हूँ। देखिए XeOF4 का हम लोगों ने पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, ठीक है। तो ये आप बेसिक 11th क्लास में सीखते हैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पे अप्रोच कीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल बता दूँगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर है, ये भी सही है, डी ऑप्शन स्क्वायर पिरामिडल है। और इसमें लोन पेयर काउंट करना था, तो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है और हर एक फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर। मैं सारा ड्रॉ नहीं करूँगा, एक फ्लोरीन पे 3 दिखा दिया। अब सब फ्लोरीन की वजह से 3 × 4, एक में 3 है तो 4 फ्लोरीन में 3 × 4 हो जाएगा, है ना। 3 × 1 3 × 2 3 × 3 × 3 × 4, ठीक है। इस तरह से प्लस एक ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है और एक जीनन पे 1 लोन पेयर है, तो ये आपको ऐड करके कितना आएगा 15 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 30 है, 15 लोन पेयर से, ठीक बोला ये। अब
इट हाइड्रोलिसिस टू प्रोड्यूस XeO3। तो हाइड्रोलिसिस वाला रिएक्शन भी मैंने आपको बताया था कि आपको सिंपली क्या करना रहता है, 2 फ्लोरीन हटा के एक ऑक्सीजन लगाना रहता है। ठीक है, ये बहुत ही लॉजिकल है हाइड्रोलिसिस करना है इसका, तो मैं बता देता हूँ आपको। सिर्फ हाइड्रोलिसिस करने में क्या ध्यान रखना है कि आपको -2 फ्लोरीन करना है और +1 ऑक्सीजन करना है। ये आपका बेसिक फंडा मैंने आपको बताया था लर्न करने के लिए। ऐसा असली में कोई ज़रूरी नहीं, लर्न करने के लिए आप इस तरह से लर्न कर सकते। तो हाइड्रोलिसिस में क्या करना है, आपको 2 फ्लोरीन हटा के एक ऑक्सीजन लगाना है। तो क्या बनेगा, XeO2F2 इस तरह कंपाउंड बन जाएगा। 2 फ्लोरीन आपने हटा दिया और एक ऑक्सीजन लगा दिया। फिर आपको यहाँ तो ये नहीं बोला है कि आपको पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाना है, तो फिर आप हाइड्रोलिसिस करवा दी। जब तक आपका फाइनल कंपाउंड नहीं बन जाता तब तक आप फिर आप 2 फ्लोरीन हटा के एक ऑक्सीजन लगा दीजिए। यहाँ से 2 फ्लोरीन हटाएंगे और एक ऑक्सीजन लगाएंगे, XeO3 बन गया। तो ये आपका XeO3 बना देता है। ठीक है, तीनों चीज़ आपका सही स्टेटमेंट। 1 ऑप्शन गलत है, प्लेनर नहीं है, ये प्लेनर ज्योमेट्री नहीं है, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर अ कंसिक्वेंस ऑफ स्मॉल साइज ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के छोटे साइज होने की क्या कंसिक्वेंस है। कंसिक्वेंस मतलब परिणाम, इसका मतलब होता है परिणाम। हिंदी में आप अगर बोलें तो परिणाम। ठीक है, परिणाम या फिर रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट क्या होता है, मतलब स्मॉल साइज होने की वजह से क्या प्रभाव देखने को मिलता है हम लोग को। तो स्मॉल साइज होने की वजह से क्लैथरेट कंपाउंड्स आर नॉट फॉर्म्ड बाय हीलियम। हीलियम क्लैथरेट कंपाउंड्स नहीं बना पाते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज ग्लास इज वेरी हाई फॉर हीलियम, रेट ऑफ डिफ्यूजन वेरी हाई हो जाता है। एक्सटेंट ऑफ लंडन फोर्स इज लोएस्ट फॉर हीलियम, लंडन फोर्स का एक्सटेंट लोएस्ट होता है हीलियम के लिए। और अबंडेंस एटमॉस्फेयर में पुअर रहता है। तो देखिए, सबसे पहला बात है कि स्मॉल साइज़ पे हम लोगों को स्मॉल साइज़ के बेसिस पे उनके कॉन्सिक्वेंस पे कमेंट करना है। तो अगर किसी चीज़ का स्मॉल साइज़ है तो उसका क्लैथरेट अगर बन रहा है, क्लैथरेट क्या होता है, क्लैथरेट होता है कि मैंने कल आपको उस वीडियो में बताया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन आप उसमें जाके देख सकते हैं। अब डिटेल में अभी शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। कोई स्मॉल एटम्स या स्मॉल ग्रुप्स ऑफ एटम्स किसी इंटरस्टिशियल कंपाउंड में ट्रैप हो जाते हैं, केमिकली रिएक्ट नहीं हो रहे हैं लेकिन वहाँ जाके फंस जा रहे हैं। वो जो मतलब फंसने के बाद जो कॉम्प्लेक्स बना वो फिजिकल कॉम्प्लेक्स, केमिकल कुछ रिएक्शन नहीं होता है उसमें, बस वो जाके वहाँ पे फंस गए, ट्रैप हो गए उसके लैटिस में ट्रैप हो जाते हैं जब स्मॉल एटम्स, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, क्लैथरेट्स। ठीक है, तो आपका स्मॉल साइज़ होने की वजह से क्लैथरेट्स नहीं बना पाता हीलियम, ये सही बात है। आपको मैंने कल ही बताया था कि हीलियम, नियॉन और आर्गन क्लैथरेट्स नहीं बनाते हैं। ठीक है, क्रिप्टन जेनन बनाते हैं आपके क्लैथरेट्स, है ना। उसके बाद क्या, रेट ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ ग्लास इज़ वेरी हाई फॉर हीलियम। हीलियम के लिए रेट ऑफ डिफ्यूजन थ्रू ग्लास जो है बहुत हाई है। तो देखिए, अगर उसका स्मॉल साइज है तो वॉल्यूम भी स्मॉल होगा, है ना। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन वेरी हाई होता है हीलियम के लिए, है ना। ए और बी आपका सही स्टेटमेंट है। सी को देख लेते हैं। एक्सटेंट ऑफ लंडन फोर्सेज इज लोएस्ट फॉर हीलियम। हाँ, लंडन फोर्स किस पे डिपेंड करता है, ये वंडरवॉल फोर्सेज या लंडन फोर्सेज जो भी होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया की। ठीक है, तो आपका हीलियम साइज छोटा सरफेस एरिया होगा, जो बड़ा है उसका बड़ा सरफेस एरिया होगा। ये सरफेस एरिया ये है पूरा इसके ऊपर। अगर इसका रेडियस r है तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। ठीक है, तो सरफेस एरिया जो है लंडन फोर्स लोएस्ट होगा हीलियम में, हाँ, क्योंकि उसका सरफेस एरिया सबसे कम है। अबेंडेंस इन एटमॉस्फेयर इज पुअर एक्सेप्ट आर्गन। एक्सेप्शन निकल गया, मतलब कि ये स्टेटमेंट गलत हो गया। आर्गन के छोड़ के बाकी सब बहुत ही कम अमाउंट में मिलते हैं, 10⁻⁴, 10⁻³ आर्गन आपका 0.93% अब बाई वॉल्यूम अप्रॉक्सीमेटली प्रेजेंट होता है। तो फिर आप इसको लोएस्ट पुअर अबेंडेंस नहीं बोल सकते हैं कि कोई भी एक मिल गया ज़्यादा तो वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोमेंटरीली अकरिंग स्पीशीज हैव अ फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर। इन चारों में से किसका बॉन्ड ऑर्डर आपका फ्रैक्शनल है। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो इसमें आपको पूरा इसका स्ट्रक्चर नहीं बना के देखना, आपको बेसिकली एक बॉन्ड ऑर्डर निकालने का शॉर्टकट या ट्रिक भी बोल सकते हैं, वो पता होगा। तो जैसे कि अगर आपका 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो बॉन्ड होता है 1। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन होता है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है। अच्छा, इस तरह से नहीं, आपने इस तरह से पढ़ा होगा ना कि σ1s, σ*1s, σ2s, σ*2s। ठीक है, अब इसका कन्फिग्रेशन हम लोग को लिखना है। तो ये अपने MOT थ्योरी, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी क्लास 11th में पढ़ा होगा। तो पहले हम लोग He2+ का निकाल के देख लेते क्या होता है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग He2+ का निकालते हैं। तो He2 1+ इससे हैं He2 1+। तो He में कितना है, मतलब हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है आपका, तो हीलियम में आपका 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और 2 हीलियम में तो 2 × 2 4 इलेक्ट्रॉन होगा, और प्लस चार्ज की वजह से एक घटा देंगे, तो टोटली नेट वोर्थ आपका 3 इलेक्ट्रॉन्स का होगा। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन का फिल करेंगे तो 2 1 इस तरह से फिल हो जाएगा ये, ठीक है, इधर 2 और इधर 1। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा इसका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग बाई 2। बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, एंटी बॉन्डिंग में कितना है 1, क्या आ जाएगा 1/2 0.5, मतलब ये फ्रैक्शनल आ गया, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है, फ्रैक्शनल है इसका बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। He++ का देख लीजिए, तो He1+, तो He में 2 होगा, H में 1 होगा इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 1+ से 2 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन होने से कितना होगा, इसमें 2 आएगा तो उसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा आपका 1 आएगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा, फ्रैक्शनल नहीं है इसका। He2+, तो देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और 2+ की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन घटा दीजिए, तो यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन बचता है नेटवर्क का, और 1 इलेक्ट्रॉन के कोरस्पॉन्डिंग आप इसमें अगर 1 भरेंगे तो 1/2 बॉन्ड ऑर्डर आएगा, मतलब 0.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आएगा, मतलब फ्रैक्शनल है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है, इसका भी 0.5 आया था। Ar2+, इसका निकाल लेते हैं। आर्गन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 2 जा 36 + 1, मतलब इसमें ये हो जाएगा, इसका भी आपका बॉन्ड ऑर्डर जो आता है वो फ्रैक्शनल आता है, ठीक है। 4th का भी आपका बॉन्ड ऑर्डर जो आता है, अच्छा ये हाँ, इसका भी फ्रैक्शनली कुछ बॉन्ड ऑर्डर आएगा, तो आप निकाल के चेक कर सकते हैं, तो ये तीनों आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो 4th वाला आपको क्लियर हो गया हो। ये एज अ होमवर्क मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप मुझे टेलीग्राम पे इसका आंसर भेजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूँगा कैसे हुआ है, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, इससे आपको MOT रिवाइज भी हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री फॉर देयर सेंट्रल एटम। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको बस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री निकालना है किसका है, तो एक एक करके हम लोग निकालना चालू करते हैं। ऑप्शन ए है आपका XeO3F2, ठीक है, इसका निकालते हैं। सेंट्रल एटम, इसका स्ट्रक्चर वाले बेसिक हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं एक तरह से, XeO3F2 इस तरह कुछ होगा ये, ठीक है, बन गया। अब इसका हम लोग को ये निकालना है हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका आपको पता होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और लोन पेयर्स काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई लोन पेयर तो है नहीं हम लोग के पास जेनन के ऊपर में, क्योंकि 8 का 8 इलेक्ट्रॉन पेयर से आपका बॉन्ड बन गया है, तो सिग्मा बॉन्ड पहले काउंट कर लेते हैं। तो देखिए मैं बताता हूँ सिग्मा बॉन्ड कितना है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, एक तो पाई होगा तो वो काउंट नहीं करेंगे, एक सिग्मा यहाँ है, एक सिग्मा यहाँ है, ठीक है, और ये एक सिग्मा, ये एक सिग्मा, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया आपका 1 2 3 4 5, और लोन पेयर कितना है 0, तो Z क्या होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर 5 आ जाएगा। तो अगर Z 5 होता है तो हाइब्रिडेशन क्या होता है, ऐसे आपने पढ़ा होगा ना, फिर Z अगर 2 होता है तो हाइब्रिडेशन होता है sp, 3 होता है तो sp2, 4 होता है तो sp3, 5 होता है तो sp3d, 6 होता है तो sp3d2, 7 होता है तो sp3d3 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो ये सब आपने पढ़ा होगा कि Z और हाइब्रिडाइजेशन के बीच में क्या रिलेशन होता है। हमने Z निकाल लिया, 5 आया, स्टेरिक नंबर बोलते हैं इसको, तो हाइब्रिडाइजेशन आपका आ गया sp3d, ठीक है। sp3d किस शेप को आपको ये करता है, कॉरस्पॉन्ड करता है, तो ये आपको पता होगा, एक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होता है इसका, इस तरह से, ठीक है, TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ऐसा ज्योमेट्री बनता है। तो यहाँ ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है 5th क्वेश्चन नंबर का। B देखते हैं XeF2, तो पहले मैं पूरा इरेज कर देता हूँ, अब B देखेंगे हम लोग, ठीक है, क्या हुआ सब इरेज नहीं होगा, हाँ अब हम लोग B देखेंगे XeF2, तो इसमें देख लेते हैं सेंट्रल एटम कौन है जेनन, ड्रॉ कर लेते हैं इसको पहले, इस तरह से ये होगा, ठीक है। इसमें 3 लोन पेयर है हम लोग के पास में और 2 बॉन्ड पेयर है, तो बॉन्ड पेयर कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 2, और लोन पेयर कितने हैं आपके पास 3, Z क्या आ जाएगा लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड 5, Z5 के कॉरस्पॉन्डिंग हाइब्रिडेशन sp3d, और कॉरस्पॉन्डिंगली आपका ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि sp3d हाइब्रिडाइजेशन का तो आपको वही वाला शेप बन जाएगा ना ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो वो तो सही बात है। तो ये आ गया आपका। XeF4 का देख लेते हैं, अब XeF2 हो गया तो XeF4 हो नहीं सकता है, वैसे भी ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं करके ही आपको दिखा दे रहा हूँ। सी ऑप्शन है आपका XeF4, इसका बना लेते हैं XeF4। तो इस तरह से मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कोई वैसा नहीं है। तो ये इसमें आपका 2 लोन पेयर है, और बॉन्ड पेयर कितना है, सिग्मा बॉन्ड कितना है 1 2 3 4,
4 सिग्मा बॉन्ड, टोटल 6 हो गया। इसका हाइब्रिडाइजेशन आ गया आपका sp3d2, गलत हो गया, तो sp3d हाइब्रिडेशन से होता है ये वाला शेप, है ना, ट्रायगोनल बाईपिरामिडल, तो ये गलत है। फोर्थ देख लेते हैं यहीं पे हम लोग XeOF2। तो देखिए इसका एक बार बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, XeOF2। लोन पेयर कितना बच जाएगा, 4 यूज़ हो गया तो 4 बचेगा, है ना, इस तरह से। तो लोन पेयर इसमें कितना है 2, बॉन्ड पेयर कितना है, मतलब सिग्मा बॉन्ड कितना है 1 2 3, एक तो पाई होगा ऑक्सीजन के साथ बना हुआ, तो 3 सिग्मा, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है। तो ये आपका इसका sp3d वाइब्रेशन है, क्योंकि Z5 आ जाएगा ना, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर 3 + 2 5, इसलिए sp3d आ जाएगा। तो ये भी आपका सही ऑप्शन है। तो फिफ्थ का आंसर हो गया आपका A, B और D। ठीक है, ये सब मैंने थोड़ा जल्दी बता के इसकी थोड़ा बहुत कर दिया बीच का, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप लोग 11th में सीखते हैं और ये सब आपको आता होगा अभी, इसीलिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे ये कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो या फिर आपको हेल्प टेलीग्राम पे कर दूँगा, ठीक है, इससे रिलेटेड कैसे निकालते हैं ये। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वो फिर से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, नहीं आएगा तो फिर मैं आपको टेलीग्राम में उस पर हेल्प कर दूँगा, ठीक है। अब हम लोग कॉम्प्रीहेंशन टाइप कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए क्या है आपका पैसेज, 2 पैसेज है इसमें। तो पैसेज 1 पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बेस्ड है, ठीक है। तो पैसेज पहले हम लोग देख लेते हैं क्या है, उसके बाद उसका क्वेश्चन 1 2 करेंगे। तो पैसेज 1 है आपका, इन 1962 बार्टलेट कॉइन्ड द न्यू ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री of noble gas xenon, and the first compound of xenon detected wrongly was Xe plus MF6 minus, ठीक है, Xe plus MF6 minus, ये कंपाउंड xenon का सबसे पहले डिटेक्ट किया गया था। तो इसके पीछे का बैकग्राउंड में थोड़ा आपको बता देता हूँ। नील बार्टलेट करके एक साइंटिस्ट थे, नील बार्टलेट। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने देखा कि ऑक्सीजन और xenon, इन दोनों का जो आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी है डेल्टा HI वो नियरली सेम है। तो ऑक्सीजन को एक रिएक्शन उन्होंने करवाया PTF6 के साथ, डाई ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाया, यहाँ बन गया O2 प्लस PTF6 माइनस, ठीक है, ऐसा एक कंपाउंड बन गया। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है इस कंपाउंड को, तो यहाँ पे चार्ज ट्रांसफ़र के थ्रू ये रिएक्शन होता है, यहाँ पे एक चार्ज ट्रांसफ़र प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा ऑक्सीजन जब यहाँ से ऐसे आयनाइज हो पा रहा है, तो अगर हम लोग xenon का भी नियरली सेम है आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये गलत भी हो सकता था, कुछ और फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन बेसिक लेवल पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे xenon का और इसका सेम होता है, तो आपका इसके साथ रिएक्ट करने पे क्या बनना चाहिए था, Xe प्लस PTF6 माइनस, ठीक है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है Xe प्लस MF6 माइनस, M का जगह यहाँ पे प्लेटिनम होना चाहिए, ये फर्स्ट उन्होंने प्लेटिनम के साथ ये चीज़ डिस्कस किया था। तो ये बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। What was the concept involved behind the idea that xenon can combine with other elements to form compounds when the experiment was started? जब एक्सपेरिमेंट आपका स्टार्ट किया गया था तो ये इसका कॉन्सेप्ट क्या था इसके पीछे का, कि xenon अदर एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर सकता है। तो देखिए इससे ये इसका मैंने आपको बताया कि आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी xenon का, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ xenon इज नियरली सेम एज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। यही तो आपका बेसिक था ना इस रिएक्शन को करने से पहले। तो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड आपका मल्टीपल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन नहीं है, सिंगल करेक्ट है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट हम लोग देख लीजिए इसमें कौन सा करेक्ट है। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ xenon इन क्लोज टू दैट ऑफ ऑक्सीजन एटम। सीरियसली एटम को आप आयनाइज करवा रहे, नहीं, गलत बात है। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ xenon इज आयनाइजेशन एनर्जी वन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, हाँ ये सही स्टेटमेंट है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला गलत है दोनों, ठीक है, क्योंकि दोनों का आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल होगा। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये समझे। तो ये इसका ये हो जाएगा हम लोग का 1 का आंसर आपका बी हो जाएगा, सी और डी नहीं हो सकता, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी पैसेज 1 पे ही करेक्ट है। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नोबल गैस इज इन दिस ऑर्डर अकॉर्डिंगली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये आपको पहले से दे दिया गया है, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, xenon, रेडन। वैसे तो आपको ये ऑर्डर याद भी होना चाहिए कि वो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में, एनसीईआरटी का टेबल भी दिया हुआ है, तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है वो आपको बताना है। पहला क्या है, रेडन शुड फॉर्म कंपाउंड्स मोर इजीली देन xenon।
तो देखिए जिसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा, मतलब उसको कम एनर्जी देने पे भी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे रहा है वो, तो वो ज़्यादा इजीली कंपाउंड बना लेगा। तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी कम किसका है, रेडन का सबसे कम है। तो इसको आप अगर कम एनर्जी भी देंगे या बहुत ईज के साथ भी आप इसे आयनाइज करवा सकते हैं, उसका ये कंपाउंड्स बना लेगा। ये बहुत ही करेक्ट स्टेटमेंट है आपका। और 2 का अगर ए करेक्ट हो गया तो फिर BCD रॉन्ग है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। क्रिप्टन शुड फॉर्म कंपाउंड मोर इजली देन जेनन। देखिए क्रिप्टन जेनन, तो क्रिप्टन का आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट तो ज़्यादा है जेनन से, मतलब ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो इजीली कैसे बनाएगा, ये तो बहुत हार्ड से बनाएगा ना कंपैरिजन में जेनन के साथ अगर कंपेयर कर रहे हैं तो। सी क्या बोल रहा है, रेडन एंड क्रिप्टन बोथ शुड फॉर्म कंपाउंड्स विद इक्वल ईज। नहीं, दोनों का आपका आयनाइजेशन एनर्जी अलग अलग है, तो कैसे दोनों सेम इक्वल ईज से बनाएगा, गलत स्टेटमेंट है ये भी। नॉन ऑफ द अवर प्रिडिक्शन इज करेक्ट, ये भी गलत है, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका, ठीक है। सेकेंड का आपका ए करेक्ट हो जाता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब पैसेज 2 देखेंगे हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर 3 to 5 के लिए। कोई पैसेज 1 था आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 के लिए, 3 to 5 क्वेश्चन के लिए आपको पैसेज 2 है, ठीक है। देखते हैं। Xenon fluorides are very good oxidizing agent, fluorinating agent and also acts as fluorine donors and fluorine acceptors। ये तो हम लोग को पता था, तो ठीक है हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। When XeF4 donates its fluoride to SbF5, then the states of hybridization of central atom of cationic part and anionic part of the product formed are। तो देखिए सिंपल से पहले हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। ये क्या करते हैं, ऐसा मतलब ये रिएक्शन आपको एक तरह से दे ही दिया गया है। ये अगर SbF5 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, XeF3 प्लस और यहाँ पे SbF6 माइनस। ये तो हम लोग थ्योरी लेक्चर में ही कर चुके हैं कि यहाँ से एक फ्लोरीन इधर ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे लिख भी दिया ये फ्लोरीन इसको डोनेट करेगा, तो बहुत क्लियर हो गया कि ये कंपाउंड बनना है, ठीक है। इसमें जेनन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा है और इसमें एंटीमनी का हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, ठीक है। Sb एंटीमनी होता है। तो XeF3 प्लस में जेनन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, वही सिंपल सा तरीका सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर से। तो जेनन पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर बना लेंगे हम लोग, XeF3 इस तरह का होगा। और इसमें 1 2 3 4 5 पहले हम लोग बिना प्लस चार्ज के बना लेते हैं, 6 7 8 इस तरह का होना चाहिए, लेकिन प्लस चार्ज होने से ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा ये, ठीक है। इसमें 2 लोन पेयर है हम लोग के पास, 3 बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर कितना है 2, सिग्मा बॉन्ड कितना है 3, लोन प्लस प्लस सिग्मा बॉन्ड कितना है 5। हाइब्रिडेशन क्या होता है 5 के लिए sp3d, है ना। 5 के लिए हाइब्रिडेशन sp3d होता है ना। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा पहला का। तो इस ऑप्शन में sp3d है, इसमें sp3d है, ये दोनों ऑप्शन आपके आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब सेकेंड कंपाउंड SbF6 माइनस का निकाल लेते हैं। तो आपको पता होगा कि Sb का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है या फिर जो उसका आउटरमोस्ट शेल में अरेंजमेंट होता है, तो ये जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उसी के बराबर होता है। तो ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, आपका नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है। तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस ग्रुप से नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है। ये 4th मेंबर एंटीमनी यहाँ पे होता है, ठीक है। तो एंटीमनी का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो नाइट्रोजन के सिमिलर होगा। तो आप एंटीमनी को जगह कुछ देर के लिए नाइट्रोजन रख के भी सोच सकते हैं, लेकिन फॉस्फोरस रख के सोचेंगे तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि नाइट्रोजन वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है तो वो पेंटावैलेंसी शो नहीं कर सकता। तो ये तो यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल का यूज़ करके ये बॉन्ड बना रहा होगा। फिर भी हम बेसिकली स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, SbF6 माइनस 1 2 3 4 5 6 और एक माइनस चार्ज है, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन बना के यहाँ पे माइनस चार्ज का मतलब समझ में आ गया हम लोग को, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे ऑक्टेट रूल भी फॉलो होता है, आपका ब्रेक नहीं हो रहा है। तो देख लेते हैं इसमें लोन पेयर कितना है आपका 1 है, और सिग्मा बॉन्ड कितना है इसमें, सिग्मा बॉन्ड है इसमें 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। और चार्ज कितना है 1 नेगेटिव का, तो लोन पेयर में हम लोग ने काउंट कर लिया। तो अब चार्ज काउंट कीजिए, लोन पेयर काउंट कीजिए। उस चार्ज को एज अ लोन पेयर मैंने काउंट कर लिया है, 7 आता है। इसका हाइब्रिडेशन आपका आ जाएगा sp3d कितना आएगा 437 sp3d3, है ना। एक मिनट, अब कुछ गड़बड़ हुआ है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है ना, तो आपका sp3d2 आना चाहिए, ठीक है। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, sp3d2 आएगा यहाँ पे, है ना। फिर से देखते हैं SbF6 माइनस का हाइब्रिडेशन। पहला पार्ट तो मैंने XeF3 प्लस का निकाल के आपको दिखा दिया था, SbF6 माइनस का निकाल लेते हैं हम लोग फिर से, ठीक है। एंटीमनी नाइट्रोजन ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इसका वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 तो आपका 5, ठीक है।
SbF6 और माइनस चार्ज है एंटीमनी पे या फ्लोरीन पे, फॉर्मल चार्ज देना चाहें तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर है। सर कितना इसमें लोन पेयर है 0 और सिग्मा बॉन्ड कितना है इसमें 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड। तो हाइब्रिडेशन इसका हो जाएगा आपका sp3d2। ठीक है, अब हम लोग ने सही निकाला है और माइनस चार्ज को लोन पेयर कंसिडर नहीं करना है हम लोग को। ठीक है, जिसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए sp3d2 सॉरी sp3d। ये हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन आपका XeF3 प्लस का और SbF6 माइनस का आपका आया है sp3d2। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर ए है। ठीक है, फोर्थ पे चलते हैं। XeO4 is obtained when Xe reacts with O2 directly, XeF4 is hydrolyzed and disproportionated to give XeO4, XeF6 is hydrolyzed in alkaline medium followed by treatment with conc H2SO4 at low temperature, XeF6 is hydrolyzed in neutral medium followed by reaction with O2। ठीक है, इसे देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखिए Xe reacts with O2 डायरेक्टली तो किसी हाल में रिएक्ट नहीं करेगा वो। ठीक है, ये ऑप्शन तो आपका आउट हो गया। XeF4 इज हाइड्रोलाइज, तो अगर आप इसको हाइड्रोलाइज कर देंगे तो क्या बनेगा आपका XeF4। हाइड्रोलाइज कीजिए आप इसको, तो क्या होता है 2 फ्लोरीन हट के एक ऑक्सीजन आ जाता है सिंपल में। इसका मैकेनिज्म ये होता है यहाँ पे। अच्छा मैकेनिज्म छोड़िए, यहाँ पे 2 फ्लोरीन हटेगा और एक ऑक्सीजन आ जाएगा ना, तो XeOF2 बन जाएगा। इसको और हाइड्रोलाइज कर दीजिए, ये बन जाएगा आपका XeO2। ठीक है, तो XeO4 तो नहीं बना, उसको डिस्प्रोपोर्शनेट भी कीजिएगा तो ये नहीं बनता है। ठीक है, गलत फैक्ट है ही नहीं है। XeF6 हाइड्रोलाइज्ड इन अल्कलाइन मीडियम, XeF6 को आप हाइड्रोलाइज कीजिए। ठीक है, क्या बनेगा XeOF4, फिर क्या बनेगा हाइड्रोलाइज करने पे XeOF2, XeO2F2, फिर हाइड्रोलाइज करने पे XeO3 बन जाएगा। ठीक है, XeO3 बन जाएगा। उसके बाद इसको आप कॉन्क H2SO4 के साथ ट्रीट कीजिएगा तो आपका ये XeO4 बन जाता है। बिल्कुल सही है, तो अब फैक्ट है, आपको लर्निंग करना पड़ेगा। FCX हाइड्रोजन न्यूट्रल मीडियम फॉलोड बाय O2 नहीं, ये ऐसे नहीं बनता है। ठीक है, इसको आप H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो आपका XeF6 बन जाता है, ये भी एक फैक्ट है। ठीक है, फोर्थ का ऑप्शन आपका सी हो गया। फिफ्थ पे चलते हैं। द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन द xenon कंपाउंड फाउंड बाय अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ XeF6 इज। तो XeF6 का आपको हाइड्रोलिसिस करना है, अल्कलाइन से डरिए मत, हाइड्रोलिसिस कर दीजिए सिंपल, जैसे मैंने आपको सिखाया है। 2 फ्लोरीन हटाइए, है ना, उसकी जगह एक ऑक्सीजन लगा दीजिए। वो पहले लिख रहा हूँ क्योंकि ऑक्सीजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो रूल्स है उस तरह से लिखना। ये बन जाएगा, उसके बाद XeO2F2 बन जाएगा। 2 फ्लोरीन हटाइए, एक ऑक्सीजन लगाइए, वही बनेगा आपका भी XeO3 बन जाएगा, है ना। तो इसके बाद यहाँ पे अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट जो बनेगा XeF6 का हाइड्रोलिसिस पे, तो वो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, स्टेट ऑफ, इसमें जेनन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया। तो जेनन XeO3 में क्या हाइब्रिडाइजेशन है वही पूछा गया। देखिए XeO3 पहले बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ एक लोन पेयर होगा इसमें 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड होगा, तो इसका 4 हो जाएगा और हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3। तो XeO में इसमें अगर आप अल्कलाइन मीडियम में करवाइएगा इसका आपका ये हो जाता है और उसका हाइब्रिडाइजेशन आता है आपका sp3d2। ठीक है, अल्कलाइन मीडियम में अगर आपको इसका हाइड्रोलिसिस करवाएगा XeF6 का, तो उसका जो प्रोडक्ट बनता है उसका हाइड्रेशन sp3d2 होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनता है, इतना डिटेल मत समझिए, खाली sp3d2 के बाद देख लीजिए हाइब्रिडाइजेशन। अब हम लोग असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस में चलेंगे। ठीक है, असर्शन रीजन क्या, एक स्टेटमेंट दिया रहता है स्टेटमेंट 1 और दूसरा दिया था स्टेटमेंट 2। ठीक है, कहीं कहीं भी असर्शन रीजन भी लिखा हुआ है, 1 को असर्शन लिख देते हैं, 2 को रीजन लिख देते हैं, दोनों बात तो सेम ही है, कोई भी नाम से लिख दीजिए। ये आपको तब करना है जब असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है। ठीक है, बी आपको तब लेना है असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और असर्शन रीजन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। सी आपको तब देना है जब असर्शन गलत है और रीजन सही है। फोर्थ आपको तब देना है असर्शन भी गलत है और रीजन, सॉरी असर्शन सही है और रीजन गलत, इस तरह से। ठीक है, देखिए वही लिखा है ना, फॉलोइंग सेट ऑफ क्वेश्चंस, स्टेटमेंट 1 इज गिवन एंड कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट 2 इज गिवन बिलो इट, मार्क द करेक्ट आंसर। ठीक है, इफ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, ये एक्सप्लेनेशन है तो ए करना है, अगर दोनों ट्रू है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी करना है, अगर 1 ट्रू है और बी फॉल्स है तो सी करना है, और 1 फॉल्स है बी ट्रू है तो डी करना है। ठीक है, सबसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का स्टेटमेंट नंबर 1, हीलियम इज यूज्ड इन प्रेफरेंस टू नाइट्रोजन टू डिल्यूट ऑक्सीजन गैस सिलेंडर यूज्ड बाय डाइवर्स। तो ये सही स्टेटमेंट है, जो सी डाइवर्स होते हैं।
मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप किसी लिक्विड सरफेस से स्टेशनरी लिक्विड सरफेस में मान लीजिए यहाँ P0 प्रेशर है, यहाँ से आप H डेप्थ नीचे जाते हैं, यहाँ पे इस पूरे हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर होता है वो होता है P0 प्लस रो जी एच। ठीक है, H हाइट नीचे जाने पे प्रेशर इंक्रीज हो जाता है इस रो जी एच अमाउंट से। ठीक है, तो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगा प्रेशर इंक्रीज होगा। और हेनरीज लॉ हम लोगों ने पढ़ा था सॉल्यूशन चैप्टर में, उसका भी प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है तो आप वो भी देख सकते हैं। हेनरीज लॉ में क्या बोला था हम लोगों ने, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ रहा है सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है तो आप सोचेंगे तो अच्छी बात है, डाइवर को ज़्यादा ऑक्सीजन मिल रहा है। मान लीजिए जैसे ऑक्सीजन टैंक है और ये डाइवर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब नीचे आते हैं प्रेशर बढ़ने से ब्लड में ज़्यादा सॉल्युबल होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है कि वो गैस ब्लड में ज़्यादा सॉल्युबल हो रहा है। इसकी दिक्कत इसके बाद स्टार्ट होता है कि जब वो वापस ऊपर आने लगता है तो फिर प्रेशर डिक्रीज़ होने लगता है ना। और प्रेशर डिक्रीज़ होने के साथ साथ उसमें सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज़ होने लगता है। तो क्या होता है कि जितना तेज़ी से वो गैस आता है लंग्स उतना तेज़ी से काम नहीं कर पाते। तो क्या होता है कि ब्लड वेसल्स जो होते हैं ना उसमें बबल्स बन जाते हैं, क्योंकि वो तो लिक्विड में डिसॉल्व नहीं रह सकता है, तो वो तो एयर बन जाएगा, तो वो बबल्स के फॉर्म में अपीयर हो जाता है ब्लड वेसल्स में। तो बहुत ही पेनफुल कंडीशन बन जाता है, इसको बोलते हैं बेंड्स। तो हमने हेनरीज लॉ में भी ये पढ़ा है, मैं आपको रिवाइज करवा दिया इसमें भी। तो इसमें हम लोग इसीलिए नाइट्रोजन नहीं यूज़ करते, हीलियम यूज़ करते, क्योंकि हीलियम का सॉल्युबिलिटी आपका कम होता है। हीलियम का सॉल्युबिलिटी आपका लो होता है, कम होता है, इसलिए हम लोग हीलियम को यूज़ करते हैं। आप डाइल्यूट ऑक्सीजन के साथ साथ हम लोग नाइट्रोजन नहीं यूज़ करके हीलियम को यूज़ करते हैं। ये सही बात है, असर्शन आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। और रीज़न मैंने आपको पूरा भी एक्सप्लेन किया। अभी स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। हीलियम हैज़ अ लोअर सॉल्युबिलिटी इन ब्लड एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, दस मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ बेंड्स। मैंने आपको बोला ना जो बेंड्स बन जाते हैं। तो स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 आपको समझ में आ गया क्या बोल रहा है कि हीलियम यूज़ किया जाता है नाइट्रोजन के प्रेफरेंस में जब हम लोग सी डाइवर्स को गैस सिलेंडर भरते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट 2 बोल रहा है हीलियम का सॉल्युबिलिटी कम है ना, एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, और इसका बेंड्स होने का रिस्क भी कम है। सही बात है, क्योंकि अगर सॉल्युबिलिटी कम होगा तो जो ब्लड वेसल्स में जो बबल्स या बेंड्स बन जाते हैं वो नहीं बनेंगे। तो ये तो सही, रीज़न भी सही, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है। अब असर्शन रीज़न का सही एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि लोअर सॉल्युबिलिटी होता है इसीलिए तो उसको प्रेफरेंस दिया जाता है ना, ताकि उसको बेंड्स ना बन सके। तो ये स्टेटमेंट भी सही है 1, स्टेटमेंट 2 भी सही है, और दोनों एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, सही है मतलब है। तो उसका आपको ए लिख देना है। ए क्या बोल लिखते हैं हम लोग, जो व्हेन असर्शन इज करेक्ट रीज़न इज ऑल्सो करेक्ट एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, उस केस में हम लोग आंसर एज ए लिख देते हैं। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, इन द एडक्ट XeF6.AsF3, यहाँ पे एस स्मॉल होगा, AsF3 XeF6 एक्ट्स एज फ्लोराइड डोनर। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, XeF6 है आपके पास में और AsF5 है। ठीक है, एडक्ट जब बने तो आर्सेनिक जो आता है वो नाइट्रोजन फैमिली का ही एक मेंबर है। तो आप कुछ देर के लिए AsF5 की जगह SbF5 भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रफली सेम ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आप लोग को ये रिएक्शन तो पता होगा ना SbF5 और XeF6 का, इससे आप कोरिलेट करके देख सकते हैं कि आपका XeF6 क्या करता है, एक F फ्लोराइड आयन डोनेट कर देता है इसको SbF5 को, और प्रोडक्ट क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है आपका XeF5 प्लस, और यहाँ बन जाता है SbF6 माइनस, इस तरह का कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फ्लोराइड आयन अपना डोनेट कर देता है XeF6, तो ये सही बात है, असर्शन इज करेक्ट। अब रीज़न पे देखते हैं क्या दिया है स्टेटमेंट 2 में। XeF6 एक्ट्स एज अ लुईस बेस, XeF6 आपका लुईस बेस की तरह एक्ट करता है। तो देख लीजिए XeF6 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखिए इस तरह। नहीं, ये लुईस बेस की तरह क्यों एक्ट करके, लुईस बेस क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन दे सके, इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, क्यों, देखिए क्यों नहीं दे पाएगा वो बताता हूँ। फ्लोरीन बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यहाँ से इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन पूरा डीलोकलाइज्ड रहेगा, इलेक्ट्रॉन कभी इसके पास रहेगा ही नहीं ज़ेनन के पास। तो अगर आप लुईस बेस बनना है तो सिर्फ आपके पास लोन पेयर होना ही नहीं चाहिए, आपके पास लोकलाइज्ड लोन पेयर होना चाहिए, और यहाँ पे डीलोकलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, डीलोकलाइज्ड है ये लोन पेयर, लोकलाइज्ड नहीं है एक जगह पे, तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग इसको कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, XeF6 में, है ना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं स्टेटमेंट नंबर 2 हम लोगों ने देख लिया, XeF6 जो है आपका
लुईस बेस की तरह एक्ट करता है, और ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि लुईस बेस की तरह एक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका लोन पेयर आपका लोकलाइज्ड नहीं है, डीलोकलाइज्ड है इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोराइड आयन आपका ऐसा डोनेट कर देता है, ये सही बात है स्टेटमेंट 1, लेकिन स्टेटमेंट 2 आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसीलिए हम लोग इसको ये कर देंगे 1 इज़ करेक्ट 2 इज़ इनकरेक्ट, तो हम लोग सी लगाते हैं इस केस में। ठीक है, असर्शन इज़ करेक्ट बट रीज़न इज़ इनकरेक्ट, इसमें हम लोग सी लगाते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन प्लेटिनम इज फ्लोरिनेटेड विद XeF2 इट इज़ मिक्सड विद एनहाइड्रस HF। तो इसको हम लोग देखते हैं कि जब आप प्लेटिनम में XeF2 डालते हैं, है ना, तो उसको आप फ्लोरिनेट करते हैं। इसको जब प्लेटिनम में आप XeF2 डालते हैं तो उसको फ्लोरिनेट करते हैं, क्योंकि XeF2 एज अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट एक्ट करता है, मतलब ये फ्लोरीन लूज कर देता है फ्लोराइड आयन, और ये फ्लोराइड आयन प्लेटिनम के पास चला जाता है ना। तो इस केस में हम लोग एनहाइड्रस HF मिक्स कर देते हैं, तो सही बात है, हम लोग मिक्स कर देते हैं, तो स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट हो गया ना। अब क्यों मिक्स करते हैं हम लोग स्टेटमेंट 2 में देखेंगे। रिएक्टिविटी ऑफ XeF2 इंक्रीजेज ग्रेटली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ XeF+, ये भी बिल्कुल सही बात है, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है क्योंकि XeF2 से आपका XeF+ बन जाता है और एक फ्लोराइड आयन भी निकल जाता है आपका, इसलिए आपका रिएक्टिविटी यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, एनहाइड्रस HF के डालने से, क्योंकि देखिए जब आप HF को डालते हैं तो HF H+ और F- देता है ना, तो इक्विलिब्रियम डी चैटलियस प्रिंसिपल लगा के आप देख सकते हैं क्या होता है यहाँ पे, ये रिएक्शन जो है आपका रिएक्टिविटी इसका इंक्रीज हो जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, इन XeO4 with oxidation state of ZnS+8 is formed but XeF8 does not form। बिल्कुल सही बात है, देखिए XeO4 आपका बन जाता है इस तरह से, लेकिन आपका XeF8 नहीं बन सकता है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ क्यों नहीं बन सकता है। देखिए ये इतना ज़्यादा इसमें स्टेरिक क्राउडिंग हो जाता है कि ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि स्ट्रक्चर कोई भी तभी स्टेबल है जब ये जो आपका कैटायन है, फिर जो सेंट्रल एटम है, जो साइड एटम है, इनको स्टेबलाइज कर सके। अब इतने साइड एटम को ये स्टेबलाइज ही नहीं कर पाएगा, रख ही नहीं पाएगा अपने पास में बॉन्ड बना के, तो ये फॉर्म बन ही नहीं सकता। ये बहुत ही स्टेरिकली हिंडर्ड है, स्टेरिकली प्रोटेक्टेड, जो भी बोलिए, ये बनता नहीं है आप, इट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्योंकि उसमें स्टेरिक इतना ज़्यादा हिंड्रेंस हो जाएगा, या फिर इसमें जेनन इतना फ्लोरीन को होल्ड करके रख ही नहीं पाएगा, इसीलिए सिंपल। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है, असर्शन इज करेक्ट स्टेटमेंट। रीज़न देख लेते हैं, स्टेरिक क्राउडिंग इज मोर इन XeF8 देन XeO4। हाँ सही बात है, देखिए क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, +8 ऑक्सीडेशन स्टेट का दोनों कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना लेता है, तो इसमें आपको कम 4 ही ऑक्सीजन से 8 बॉन्ड बना लिया। फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है, तो फ्लोरीन में आपको 8 फ्लोरीन लगेगा, और 8 फ्लोरीन इस तरह से स्टेरिकली हिंड्रेंस की वजह से इस तरह का स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, स्टेरिक क्राउडिंग भी बोलते हैं उसको। तो स्टेरिक क्राउडिंग सही रीज़न भी सही है, असर्शन भी सही है, और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसकी हम लोग ए लिखेंगे। ठीक है, फोर्थ का भी आंसर ए हो जाएगा, इसमें ए बहुत है हम लोग का, 1 भी आपका ए हुआ, 3rd भी 4th भी। चलिए 5th पे चलते हैं, देखते हैं ये होता है कि नहीं। द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ xenon इज ऑब्जर्व बाई 2 जंप ऑफ 2 यूनिट्स। हाँ ठीक है, ये बात सही है, क्योंकि जो xenon का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, आपने जो कंपाउंड देखा उसके बेसिस पे ही आप बता सकते हैं। xenon का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड है, XeF2 xenon का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड है, XeF4 जो है वो xenon का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड है, XeF6 जो है वो xenon का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड है, XeO2 जो है वो +4 का कंपाउंड है, XeO2F2 जो है आपका वो O2 की वजह से +4, इसके +6 ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड है, XeO3 जो है आपका ये भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब +4 +2 +6, मतलब जंप ऑफ 2 आपको ऑब्जर्व हो रहा है, 2 आप 2 से जंप करके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को अचीव कर सकते हो। सही बात है, आप जितना भी एग्जांपल्स आप लोगों ने देखा है इसमें 2 ही होता है। इसका असली कारण क्या होता है? असली कारण यहाँ पे एक्साइटेशन होता है। मैं एक सिंपल डायग्राम बना के बता रहा हूँ, इस तरह का एक चीज़ होता है यहाँ पे एक्साइटेशन। देखिए मान लीजिए यहाँ पे 2 बॉन्ड बन सकता है, ठीक है, 2 बॉन्ड यहाँ पे बन सकता है। अब यहाँ पे इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाइए, इसको यहाँ ले जाइए, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे 4 बॉन्ड बन पाएगा, यहाँ पे 2 बॉन्ड बन सकता था, यहाँ पे 4 बॉन्ड बन पाएगा। मतलब कि अगर आप एक एक्साइट करवाते तो एक वहाँ पे वो जो
वैकेंट ऑर्बिटल होता है वहाँ पे एक आपका इलेक्ट्रॉन सिंगल बच जाता है, और आपका ये जो एक जिसमें जाता है वो वैकेंट ऑर्बिटल में, उस ऑर्बिटल का आपका इलेक्ट्रॉन एक सिंगली पेयर्ड होता है, मतलब आपका 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। पी ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग प्लस मतलब जंप ऑफ 2 यूनिट्स ही देखते हैं सबके लिए, जेनन के लिए, फ्लोरीन कंपाउंड्स के लिए, ऑक्सीजन का, सारे कंपाउंड्स में जो भी पी ब्लॉक से हैं उनके लिए हम लोग 2 यूनिट्स का देखते हैं। डी ब्लॉक में कहानी उल्टा हो जाता है, थोड़ा +1 मतलब 1 ऑक्सीडेशन स्टेट का भी जंप देख सकते हैं, तो उसका हम लोग डी ब्लॉक में स्टोरी डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, इन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन इज 5s to 5p6 and hence on excitation always produces an even number of unpaired electrons। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, जीनन का, हाँ जीनन का आपका 5s to 5p6, ns2 np6 होता है सारे नोबल गैसेस का। और अब स्टार्ट कीजिएगा तो हीलियम का 1s to 1p6, सॉरी 1s to 1p6 तो होता नहीं, 1p एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेड, इसका हो जाएगा आपका 1s2, इसका हो जाएगा 2s to 2p6, इसका हो जाएगा 3s to 3p6, मतलब कहते कहते आप जेनन पे आएगा 5s to 5p6 हो जाएगा। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यही है। एंड ऑन एक्साइटेशन ऑलवेज प्रोड्यूसेस एन इवन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मैंने भी आपको ये अभी यही समझाया था कि कभी भी आप एक्साइट करवाते हैं तो यहाँ पे पहले 2 था, अब ये जो एक खाली होगा इसका एक अनपेयर्ड आ जाएगा, और एक यहाँ एक्साइट होकर जाएगा उसका एक अनपेयर्ड आ जाएगा, तो आपके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, सही है, असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है, और रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो ये आपका तीनों सही है, मतलब आपका ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब हम लोग इंटीजर टाइप क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, इंटीजर टाइप, इसमें बेसिकली आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर आपका आंसर होता है। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं, द आंसर टू ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर आपका आंसर है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर आपका आंसर है एक्सक्लूडिंग 0। नॉन नेगेटिव, अच्छा बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव सेम होता है, नहीं, पॉजिटिव क्या होता है 0 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, नॉन नेगेटिव होता है आपका 0 से लेके इन्फिनिटी, बहुत अंतर नहीं है। नॉन नेगेटिव में आपका 0 इंक्लूडेड होता है, और पॉजिटिव में आपका 0 इंक्लूड नहीं होता, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, तो थोड़ा मैथ्स के स्टूडेंट इसको ज़्यादा समझ पाएंगे, तो हम लोग आगे चलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन XeO2F2। तो देखिए इसे तो हम लोग तुरंत ही बना लेंगे, XeO2F2। इसके लिए पूरा असली वाला स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल लुईस डॉट स्ट्रक्चर से भी काम चल जाएगा हम लोग का। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये बन गया आपका। लोन पेयर्स कितना है इसमें आपका, सिर्फ जेनन पे नहीं पूछा, ऑक्सीजन पे भी 2 लोन पेयर होंगे दोनों, है ना, और फ्लोरीन पे भी 3 लोन पेयर्स होंगे, 1 2 3 इस तरह से। फ्लोरीन पे आपके यहाँ पे 3 लोन पेयर्स हैं, इस फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर्स हैं, यहाँ ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स हैं, यहाँ ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स हैं। 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11, आपका 11 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, 11 लोन पेयर्स हैं आपको यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 11 लोन पेयर्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फाइंड द नंबर ऑफ d ऑर्बिटल्स यूज्ड फॉर बॉन्डिंग ऑफ XeOF4। ठीक है, अब आपका XeOF4 है,